हेलो साथियों, वेलकम टू जॉबनगर। आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबनगर पे स्वागत है। तो साथियों चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की सीरीज, और हिंदी की सीरीज में देखिए हम लोग का जो ये प्रश्नों का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हिंदी में पहला प्रश्न है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? किस समास में पूर्व पद, देखिए पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। आपको यही बताना है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है आपको बताना है। चलिए एक समास लिख दे रहे हैं, उसी के अनुसार भी आप बताइए। प्रतिदिन, प्रतिदिन ये जो प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन जो ये लिखा गया है ये उसी समास के अंतर्गत आता है। किस समास के पूर्व पद प्रधान होता है? तो प्रतिदिन जो लिखा है वह समझ लीजिए कि वही है। क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखिए, प्रतिदिन मतलब जैसे अव्ययी भाव का समास क्या है? अव्ययी भाव ही एक ऐसा समास है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहां पर एक चीज और बता दें, जैसे प्रति है, प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और जैसे यहां दिन लिखे हैं तो पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें ये पद प्रधान है, इसके पीछे चाहे प्रतिदिन लगा दें तब भी प्रत्येक ही मतलब निकलेगा। प्रति घंटा लगा दे तब भी इसका मतलब वही निकलेगा। चाहे प्रति वर्ष लगा दे तब भी उसका मतलब वही निकलेगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। चलिए लिख लीजिए। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। देखिए मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको उत्तर बताना है। यह क्या है? जैसे मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। तो इनमें से यह कौन सा वाक्य है? बताइए। यह है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य और सरल वाक्य में हम बता चुके हैं आपको कि क्या अंतर। सरल वाक्य बस इतना ही होता है, मैं जा रहा हूं, मैं खड़ा हूं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, ये सब सरल वाक्य होते हैं। और एक संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य के बारे में भी चर्चा की जा चुकी है। इसको लिखिएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह क्या है? मिश्र वाक्य है। और जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें यह चर्चा की गई थी, उसमें क्या शब्द आएंगे? जैसे दो वाक्य हैं, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा और ये इत्यादि शब्द आते हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न पे। और तीसरा नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? किसके अनुसार साथियों? अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं। आपको बताना है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार आपको बताना है। देखिए तीन जो हम बताए थे, कौन कौन? ये एक सरल वाक्य और तीन बताए थे। पहला क्या बताए थे? सरल वाक्य। और दूसरा क्या बताए थे? मिश्र वाक्य। और तीसरा क्या बताए थे? संयुक्त वाक्य। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो यह सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है, ये जान रहे हैं, ये रचना के अनुसार वाक्य है। रचना के अनुसार भेद है। यह
रचना के अनुसार वाक्यों का भेद है। 3 प्रकार का, मिश्र और सरल, मिश्र और संयुक्त। अब हमें क्या देखना है, इसमें आपको दे देगा प्रश्न की रचना के अनुसार, तब आप 3 लगाएंगे। यदि दे दिया अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, तब 8 लगाएंगे, क्योंकि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। आगे चर्चा होगी कि ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं। यदि यही चर्चा होने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ सरल रचना के अनुसार आप याद कर लीजिए, अपने आप अर्थ के अनुसार फिर कभी बताएंगे तो उसमें जान जाएंगे। चलिए अब देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न हो गया। अब चौथे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग फटाफट सीरीज को हल करते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। और चौथा नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जो ये उभयालंकार होता है, उभयालंकार आप जानते हैं, जो अलंकार शब्दालंकार एक होता है, एक अर्थालंकार होता है और एक उभयालंकार होता है। तो उभयालंकार का प्रयोग किस आचार्य के द्वारा किया गया, आपको क्या बताना है कि उभयालंकार का प्रयोग किस आचार्य के द्वारा किया गया। उभयालंकार का प्रयोग किस आचार्य के द्वारा किया गया, किस आचार्य के द्वारा किया गया, आप तुरंत बताइए, के द्वारा किया गया। बताने का तात्पर्य यही होता है साथियों कि आपको क्या करना है जानते हैं, अपने नोट्स कॉपी में लिखना है। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें आप कैसे बता पाएंगे। देखिए, आपको बस इतना करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, आप अपने कॉपी में प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखते जाइए और फाइनली लास्ट में आप कम से कम इतना मिलान करिए कि आप कितने पानी में हैं, क्या आप कंपटीशन बीट करने लायक हुए हैं या अभी कुछ कमियां हैं। चलिए, उभयालंकार का प्रयोग किस आचार्य के द्वारा किया गया, कौन है, आचार्य भोज हैं। आचार्य भोज ने कहा कि अलंकार 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक उभयालंकार भी होता है। नहीं तो इससे पहले क्या था, शब्दालंकार था, अर्थालंकार था, लेकिन इन्होंने बताया कि एक और अलंकार होता है। कौन सा होता है, उभयालंकार होता है। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। और 5वें नंबर का प्रश्न दिया है कि अलंकार का मूल अर्थ क्या होता है। आपको बताना है अलंकार का मूल अर्थ, अलंकार का मूल अर्थ क्या होता है, मूल अर्थ क्या होता है। ज्यादातर लोग गलत करेंगे, क्योंकि जो इसका अर्थ होता है, उसका अर्थ जो होता है उसी को लोग सही करेंगे, और ज्यादातर लोग उसके अर्थ को केवल आभूषण समझते हैं कि अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, और गलत करके चले आते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा साथियों, सौंदर्योद्दीप। देखिए सौंदर्योद्दीप, देखिए सौंदर्य हो गया, सौंदर्य दीप, यही होगा सौंदर्य दीपक, सौंदर्य दीपक, सौंदर्योद्दीपक, सौंदर्योद्दीपक, सौंदर्योद्दीपक। अलंकार का मूल अर्थ क्या होगा, सौंदर्योद्दीपक, यही है। आप इसको बाकायदा याद कर लीजिएगा, सौंदर्योद्दीपक। तो साथियों, क्योंकि आभूषण तो इसका अर्थ होता है, लेकिन जो इसका मूल अर्थ होता है, जो आपके पेपर में दिया रहेगा, आप इसी को टिक करेंगे, सौंदर्योद्दीपक को। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा प्रश्न है, 6वें नंबर का प्रश्न है कि छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो हम आपको बता दें, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और दोनों भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है मात्रिक और ये कौन सा होता है, एक होता है वर्णिक। ये 2 भेद होते हैं। तब हम जब छंद पढ़ेंगे तो उसमें मात्रा काउंट करने के लिए आता है, वो मात्रिक होता है, और एक होता है वर्णिक, उसमें वर्ण काउंट करने के लिए आता है, तो होता है वर्णिक। तो छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, केवल और केवल 2 भेद होते हैं। एक मात्रिक होता है और दूसरा वर्णिक होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न था, अब 7वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 7वां
10वां नंबर का प्रश्न पूछा है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की कुल संख्या, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? 33 होती है। 33 ही आपको टिक करना है। यदि आपके पेपर में 33 नहीं दिया है, उसके जगह 34 दिया है, 34, तो 34 आप टिक कर देंगे। क्योंकि देव जो देव हैं, देव एक आचार्य हैं, देव ने छल नामक संचारी भाव को देव ने क्या कहा? उन्होंने कहा 34वां एक और संचारी भाव होता है और जिसका नाम क्या है? छल है। तो यदि 33 दिया है तो हमें 33 ही सही करना है, 33 सही होगा। यदि 33 नहीं दिया है, पेपर में 34 दिया है, तो 34 सही करना है। यदि 33 34 दोनों दे दिया है, तब भी हमें 33 ही सही करना पड़ेगा। चलिए अब 8वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर हम लोगों ने 7 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और एक बात बता दूं, 7 प्रश्न के साथ साथ कम से कम हम लोग 15 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न पे देखिए किस तरह से हिंदी को तोड़ मरोड़ के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझने का केवल प्रयास करिएगा। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, सभी लोग जानते होंगे, रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस को सभी लोग जानते होंगे। तो आपको बस यही बताना है कि रामचरितमानस में कितने खंड हैं, कितने रामचरितमानस में क्या हैं? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, पहले ये बताइए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? चलिए बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आपको यही बताना है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में। पहला जब एग्जाम देने जाएंगे, प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहला ऑप्शन दे देगा हिंदी, और हिंदी में सभी लोग जानते हैं, तुरंत टिक करेंगे। नहीं, अवधी भाषा को याद करिए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। कितने रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये बताइए। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? देखिए 7 कांड होते हैं। आप याद कर लीजिए, एक बार बीएड में पूछा गया था कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, तो 7 कांड होते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन कौन कांड होते हैं। फिर कभी प्रश्न बनेगा तो वहां बताया जाएगा आपको। चलिए अब 8वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। और 9वां नंबर दिया है कि पद्मावत के लेखक, पद्मावत का नाम आप लोग सुने होंगे। पद्मावत के जो लेखक हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? जो पद्मावत, देखिए प्रश्न कहाँ से कहाँ घुमा के दिया है। पद्मावत के लेखक का जन्म कहाँ हुआ है? जन्म कहाँ हुआ है? तो पद्मावत के सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानना अति आवश्यक है कि पद्मावत के लेखक हैं कौन। तो पद्मावत के लेखक कौन है साथियों? जायसी साहब हैं। कौन है? जायसी, जिनको आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अर्थात हम लोग जायसी ही कह सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म कहाँ हुआ था? आपके अपने उत्तर प्रदेश यूपी के कहाँ पर? रायबरेली जिला है एक, रायबरेली जिला। रायबरेली में एक जायस नामक गांव है। जायस नामक गांव में हुआ है। और ये जो गांव है, इसी गांव के नाम से उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी रखा गया है। तो पद्मावत के लेखक कहाँ उनका जन्म हुआ, सभी आप यहाँ डिटेल में पढ़ लिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? मानस का हंस एक क्या है? उपन्यास है। मानस का हंस एक उपन्यास है। आपको बताना है कि ये जो मानस का हंस उपन्यास है उसके लेखक कौन है। मानस का हंस उपन्यास के
लेखक कौन है, आपको यही बताना है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है, आपको यही बताना है। तो कौन है बताइए, और ये बताइए यह किसके ऊपर निर्धारित किया गया है, उपन्यास किसके ऊपर लिखा गया है, मानस का हंस। तो साथियों, मानस का हंस जो उपन्यास है उसे लिखे हैं अमृतलाल नागर। कौन लिखे हैं, अमृतलाल नागर। और आपको एक बात और बता दूं, नाम तो मानस का हंस है लेकिन यह तुलसीदास की जीवनी है। यह क्या है, यह तुलसीदास की जीवनी है। तुलसीदास की जीवनी क्या है, तुलसीदास की जीवनी के ऊपर आधारित है मानस का हंस उपन्यास। और लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। चलिए अब 11 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो महाप्राण, देखिए इससे पहली वाली जो वीडियो है, इससे पहले वाली, उसमें अल्प प्राण के बारे में चर्चा हुई थी और इसमें महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण जो है, महाप्राण जो है वो कौन कौन से वर्ण हैं, महाप्राण कौन कौन से वर्ण हैं, मतलब आपके वर्णमाला में जो महाप्राण है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपको यही बताना है। एक सूत्र हम लिख दे रहे हैं 24। उसके बाद देखिए जो 24 हम लिख दिए, ये तो हम लिख ही दिए। उसके बाद एक और है, उसके बाद क्या है, उसमें व्यंजन। यदि आपको उसमें व्यंजन नहीं पता है कौन कौन से हैं तो आप यार वर्णमाला की वीडियो जरूर देख लीजिए, वहां से 2-3 प्रश्न आते हैं। और यह जो 24 लिखा गया है, 24 लिखा गया है, इसका अर्थ यही होता है कि जैसे का वर्ग हो गया, फिर उसके बाद चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, सभी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड जो होते हैं, जैसे का पहला वर्ड, खा हो गया दूसरा वर्ड, तो ये जो दूसरा वर्ड आएगा उसी तरह चौथा वर्ड जो आएगा, तो सभी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। उसके बाद शेष जो उसमें व्यंजन बचता है वो भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। और शेष उसमें व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, आपका तालव्य सा आ जाएगा, दंत सा आ जाएगा, मूर्धन्य सा आ जाएगा और हा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का 12 प्रश्नों का संकलन जो है 11 प्रश्नों का समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पे, और 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है वागीश का संधि विच्छेद आपको बताना है। वागीश का संधि विच्छेद, देखिए प्रश्न आते हैं, संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि विच्छेद क्या होगा, किसका क्या होगा, वागीश का क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। और यह भी बताना है, देखिए वागीश का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे, वाक धन ईस, यही होगा, वाक धन ईस। और एक बात और बता दें, जो वाक धन ईस होता है यह किस संधि के अंतर्गत आता है, तो यह आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। किसके संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। संधियों के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जा चुका है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि संधि हो गया, आपका वर्णमाला हो गया, जितने भी चैप्टर कंप्लीट करवाए जा चुके हिंदी में वहां से भी आप पढ़ने का प्रयास करिए, सभी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है मौन शब्द। 13 नंबर का प्रश्न में क्या दिया है कि मौन शब्द का विलोम क्या होगा, का विलोम क्या होगा। देखिए जो यहाँ हम विलोम आपको बताते हैं, जो यहाँ विलोम आपको बताया जाता है वह भी विलोम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी विलोम को आप लिख लीजिएगा। मौन शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना, जो ये मौन शब्द लिखा गया है उसका विलोम आपको बताना है। तो मौन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा मुखर। क्या होगा, मुखर। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पे अब चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न दिया है पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री का जोड़ा है, तो देखिए ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, दंपति कहेंगे साथियों, दंपति। उसको क्या कहेंगे, दंपति। ठीक,
उसको दंपति कहेंगे। चलिए अब 14 नंबर के प्रश्न पे 15 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर का, पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। अब चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न पे, और 15 नंबर का प्रश्न दिया है मखमली जूते मारने का अर्थ क्या होता है। देखिए यहां आ गया प्रश्न कहां से? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मखमली जूते मारना क्या मतलब हो जाएगा? मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? ये लोकोक्ति मुहावरा से लिया गया है। मखमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना। क्या करना? मीठी बातों से लज्जित करना। तो साथियों देखिए यह 15 प्रश्न रहा आज का यह 15 प्रश्न रहा। तो आप इस प्रश्न को, इस सीरीज को जरूर देखिए और लास्ट तक देखिए। 15 प्रश्न में से आप फिर लास्ट में फाइनल में मिलाइए कि कितना आपने सही किया। यदि आप 12-13 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है। यदि उससे कम कर रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, इसी तरह बस पढ़ते रहिए। जरूर आप एक ना एक दिन सफल होंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।